हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकबर के बारे में हम लोग अकबर की जो उत्तर भारत की विजय थी वो सारा सब कुछ डिस्कस कर लिया था। उसके आगे नेक्स्ट आज हम लोग अकबर की दक्षिण भारत की विजयों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकबर जो दक्षिण भारत पर विजय करना चाहता था उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना और दूसरा पुर्तगालियों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करना, क्योंकि पुर्तगालियों ने उस समय तक अपनी बस्तियां बना ली थीं भारत में। ठीक है, 1498 में पहली बार वास्को डी गामा भारत आता है और उसके बाद से फिर पुर्तगाली जो है अपनी शक्तियाँ और अपना साम्राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर देते हैं प्रायद्वीपीय भारत पर, यानी कि समुद्र के किनारे जो क्षेत्र पड़ते थे उन जगहों पर। उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में बनाई। उसके बाद उन्होंने गोवा और दमन दीव के जैसे क्षेत्रों को जीत करके और मुंबई के सालसेट और वसीन इलाकों पर अपना जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा समस्या ये कर रहे थे समुद्र में समस्या इस प्रकार से कर रहे थे कि जो भी माल जाता था तो इन्होंने एक पद्धति लागू कर दी जिसके द्वारा ये कहा गया कि वो एक टैक्स होता था, वो टैक्स जब आप पुर्तगालियों को देंगे तभी ये आपका सामान जो है या आपका जहाज़ समुद्र से जाने देंगे, अन्यथा की स्थिति में ये क्या करते थे कि दूसरे जहाज़ों को लूट लिया करते थे। ठीक है, तो इसको कार्टज पद्धति का नाम दिया इन्होंने। तो कार्टज जो होता था उसको लेना अवश्यंभावी बना दिया, यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह के लिए भी। तो इसलिए पुर्तगालियों की शक्ति पर नियंत्रण करना अकबर के लिए बेहद ज़रूरी हो गया था। ठीक है, और चूँकि इनका दक्षिण भारत की तरफ सबसे ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र था, इसलिए साउथ को जीतना अकबर का एक प्रमुख उद्देश्य बन गया था। ठीक है, बाकी जो पुर्तगालियों से संबंधित और अन्य चीज़ें हैं वो जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करने को और पढ़ने को मिलेंगी। इस समय दक्षिण भारत में खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ये जो है 4 प्रमुख राज्य थे। ठीक है, इसमें से अहमदनगर ने 1574 ईस्वी में बरार को अपने अधीन कर लिया था। तो अब कौन से रह गए कि पहले बरार भी था तो बरार चला गया अब अहमदनगर के उसमें, तो इसीलिए अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश। ठीक है, ये 4 प्रदेश जो है साउथ में बचे थे। अब इसका थोड़ा सा पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ पहले मैं कि खानदेश किसके समय कौन सा प्रदेश मिलाया गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत रहता है। तो यहीं से समझ लीजिए कि खानदेश जो है वो किसके समय मिलाया गया? अकबर के समय। ठीक है, और इसके बाद जो अहमदनगर का क्षेत्र है तो इसमें जो बरार वाला पार्ट है वो भी अकबर के समय मिलाया गया। बाकी संपूर्ण जो अहमदनगर है वो किसके शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य में शामिल हुआ? शाहजहाँ के समय। ठीक है, और बीजापुर और गोलकुंडा ये दोनों जो है ये किसके समय शामिल हुए? मुग़ल साम्राज्य में औरंगजेब के समय। ठीक है, तो इनमें आप लोग कन्फ्यूजन मत रखना। मतलब बीजापुर गोलकुंडा सबसे लास्ट में औरंगजेब के द्वारा, अहमदनगर पूर्ण रूप से शाहजहाँ के द्वारा, और खानदेश और अहमदनगर के अंतर्गत आने वाला बरार का क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र जो है अकबर के द्वारा जीते गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर ने दक्षिणी राज्यों को अपनी सत्ता स्वीकारने के लिए सर्वप्रथम खानदेश के शासक मीरन बहादुर को युद्ध में पराजित करके उसको अपनी अधीनता में ले लिया। जो खानदेश का शासक था उसका क्या नाम था? मीरन बहादुर। ठीक है, अब बात करते हैं अहमदनगर की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अहमदनगर की उस समय जो शासिका थी वो थी चांद बीबी। ठीक है, चांद बीबी जो है ये बीजापुर के शासक आदिल शाह की
आदिल शाह प्रथम की विधवा भी थी, लेकिन आदिल शाह प्रथम की विधवा थी इसलिए ये अहमदनगर आके वहाँ पर रहने लगी थी और शासन करने लगी थी। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना एवं मुराद को अहमदनगर की विजय के लिए भेजा। 1595 में दोनों के बीच युद्ध हुआ, परंतु चांद बीबी जो है इसमें पराजित हुई और इस युद्ध के बाद चांद बीबी ने एक संधि कर ली 1596 ईस्वी में, जिसमें से बरार का जो प्रदेश है वो मुगलों को सौंप दिया जाता है इस संधि के द्वारा। इस संधि से बीजापुर और गोलकोंडा ये दोनों राज्य क्या होते हैं, नाराज होते हैं। और अहमदनगर में भी एक दल ऐसा था जो इस संधि के खिलाफ था और चांद बीबी की नीति के अगेंस्ट था, और वो था मलिक अंबर। ठीक है, तो मलिक अंबर के नेतृत्व में बाद में इस वर्ग ने इस संधि का विरोध किया और गोलकुंडा बीजापुर को मिला करके एक संयुक्त सेना स्थापित करके आक्रमण किया। अबुल फजल और मुराद की सेना से इसका युद्ध हुआ। चांद बीबी ने पुनः संधि की बातचीत प्रारंभ की, उस पर दगाबाजी का आरोप लगाकर बाद में उसको मार डाला गया। ठीक है, अहमदनगर के एक भाग पर मुगलों का आधिपत्य हो गया, वही बरार क्षेत्र, लेकिन इसका एक बड़ा भाग जो है अब मलिक अंबर के अधीन बना रहा। ठीक है, इस तरह अहमदनगर जो है वो पूर्व विजय न की जा सकी अहमदनगर की। तो मलिक अंबर अहमदनगर का सर्वश्रेष्ठ शासक साबित हुआ। ठीक है, तो उसने अकबर के समय भी उसको दोबारा नहीं जाने दिया, ना ही जहांगीर अपने शासनकाल के दौरान अहमदनगर को अपने मुगल साम्राज्य में मिला पाया। ठीक है, शाहजहाँ को भी सफलता कब मिलती है, जब मलिक अंबर जो है नहीं रहता है। मलिक अंबर के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके समय शाहजहाँ तब जाकर के अहमदनगर को मिलाने में सक्षम होता है। ठीक है, तो मलिक अंबर ने वहाँ पर बड़ी ही उच्च व्यवस्थाएं की थी। राजा मुगल साम्राज्य में टोडरमल ने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की थी अकबर के समय राजस्व व्यवस्था में, उसी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर मलिक अंबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसको दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है मलिक अंबर को। ठीक है, तो ये था पूरा अहमदनगर के खिलाफ अभियान, जिसमें अकबर को आधी सफलता प्राप्त हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है असीरगढ़ की विजय 1601, और ये अकबर की अंतिम विजय थी। ठीक है, इसके बाद अकबर ने कोई युद्ध नहीं किया। फिर 1605 ईस्वी में उसका जो है पेचिश से मृत्यु हो जाती है। उसके पहले उसको विद्रोहों का सामना करना पड़ता है, वो भी अपने पुत्र सलीम का, जो 1702 में विद्रोह करता है। ठीक है, नेक्स्ट असीरगढ़ की विजय इसकी अंतिम विजय थी, और इसके किले की चाबियां कहते हैं कि अकबर ने सोने की चाबियों से खोली थी, सोने की कुंजी से खोली थी। ठीक है, अकबर ने अपने दक्षिणी राज्यों खानदेश, बरार और अहमदनगर की सूबेदारी अपने पुत्र दानियाल को प्रदान की तथा स्वयं दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण की। ठीक है, अब हम जान लिए ये थी पूरी अकबर की उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विजय। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ विद्रोह जो उसके समय पर हुए। ठीक है, पहला उसका जो विद्रोह हुआ था उसके कार्यकाल में, वो था उज्बेकों का विद्रोह। उज्बेक जो है ये अफ़गानिस्तान से संबंधित थे, और 1564 में मालवा के अब्दुल्ला खान ने विद्रोह किया था। ठीक है, जो व्यक्ति था जिसने विद्रोह किया वो था अब्दुल्ला खां, परंतु इसे कुचल दिया गया। 1565 ईस्वी में जौनपुर के खान जमान और उसके भाई बहादुर खां ने विद्रोह किया, इसे भी कुचल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिर्जावर का विद्रोह। मिर्जा लोग अकबर के रिश्तेदार थे। इब्राहिम मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा आदि ने इसका विद्रोह किया था, और इसे 1573 में अकबर ने फिर समाप्त कर दिया था। बंगाल एवं बिहार में विद्रोह की बात करें तो 1580 में बंगाल में बाबा खां काकराल ने विद्रोह किया, जबकि बिहार में मोहम्मद मासूम काबुली ने विद्रोह किया था। 1581 तक इन विद्रोहों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अफगान बलूचियों का विद्रोह 1585 ईस्वी में इनका विद्रोह हुआ था, और इसी विद्रोह में बीरबल की मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रखना बीरबल की मृत्यु कब हुई थी, 1585 में, अफगान बलूचियों के विद्रोह को कुचलने के दौरान। तब इस विद्रोह को बाद में जब मृत्यु हो गई बीरबल की, तो राजा टोडरमल और मान सिंह ने इस विद्रोह को जाकर के समाप्त किया था।
1602 में सलीम का विद्रोह। अकबर के पुत्र सलीम ने विद्रोह कर दिया और उसने वीर सिंह बुंदेला की मदद से 1602 में अबुल फजल की हत्या भी करवा दी थी, जिससे अकबर जो है बहुत क्षुब्ध हो गया था। लेकिन मजबूरी थी कि अकबर के 5 पुत्र हुए थे और उनमें से सभी जो है जीवित नहीं थे। जैसे कि अकबर के 5 पुत्र थे, हुसैन, ये जो बचपन में ही मर गए थे, और फिर उसके बाद सलीम, मुराद, दानियाल। ठीक है, तो ये सभी भी, ये तीनों भी सलीम को छोड़ करके वो दोनों भी जो है मदिरापान के कारण मर गए थे, और बाद में सलीम भी मदिरापान के कारण ही मरता है। सलीम जिसको बाद में क्या कहा गया, जहांगीर के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो इसलिए जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या कर दी, जिसको कि अकबर बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तब फिर भी उसको जहांगीर को शासक बनाना पड़ा। ठीक है, और अबुल फजल की हत्या का भी एक कारण ये था कि जहांगीर को ये लगता था, या सलीम को ये लगता था कि अबुल फजल सबसे करीब है मेरे पिता के, और वो मेरे खिलाफ हमेशा पिता के कान में कुछ ना कुछ भरता रहता है, इसलिए वो अबुल फजल को भगाना चाहता था। उसने 1602 में जब इलाहाबाद में विद्रोह किया तो अकबर ने उसको समझाने के लिए अबुल फजल को बुलवाया था। अबुल फजल तब दक्षिण भारत में कार्यरत था। ठीक है, तो वहाँ से जब वो रिटर्न आ रहा था तो वो जहांगीर अबुल फजल को अकबर के पास पहुँचने नहीं देना चाहता था, और इस वजह से उसने बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला उसको ये कहा कि मतलब तुम मेरे कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दो, और वो मान भी गया। उसमें कुछ राजनीतिक बातें थी, सबको पता था अगला बादशाह जहांगीर ही होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ का वो भी फ़ायदा उठाना चाहता था, और इसलिए उसने जा कर के बाद में धोखे से अबुल फजल की हत्या कर दी 1602 ईस्वी में। अबुल फजल की हत्या का समाचार जो है वो भी अकबर के सामने एक बड़े ही अजब तरीके से रखा गया था। वो तरीका ये था कि जब भी कभी मुग़ल साम्राज्य में ये नियम था कि कोई राजकुमार या राज परिवार का कोई व्यक्ति जब युद्ध क्षेत्र में या रणभूमि में कहीं मारा जाता था तो उसकी खबर जो है सीधे नहीं दी जाती थी कि इसे जाके बोल देते थे। ठीक है, उसमें एक नीला कपड़ा होता था जो सूचना देने वाला होता था, वो पहले उस नीले कपड़े को नीचे गिराता था, जिसका मतलब ये होता था कि राज परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई, और उसके बाद जो है सूचना दी जाती थी। तो यही प्रक्रिया अपनाई गई थी अबुल फजल के साथ, जबकि अबुल फजल का दरबार से कोई संबंध भी नहीं था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रखना ये बात, सीधा पूछ सकता है कि अबुल फजल का जो है संबंध अकबर से किस प्रकार था, तो आप ये समझिए अकबर उसको बिल्कुल जो है अपने राज परिवार का सदस्य ही मानता था, इतना लगाव रखता था। ठीक है, कहते हैं कि एक हफ्ते तक अकबर ने किसी से मुलाकात नहीं की थी। ठीक है, इतना ज़्यादा वो दुखी हो गया था अबुल फजल की मृत्यु से। ठीक है, तो ये पूरा था अकबर के उत्तर दक्षिण, पूरा जहाँ जहाँ उसने विजय की, जो विद्रोह समाप्त किए, और इन सब चीज़ों को करने के बाद उसने एक बहुत बड़े भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो अकबर लगभग अब आपका समाप्ति की ओर है। केवल अकबर की एक धार्मिक पॉलिसी जो इम्पोर्टेंस है वो रह गई है, उसको हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट करके अकबर जो है पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।